हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू महिंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं पूजा महिंद्रा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन लेवल एनआरए सीईटी एग्ज़ाम के बारे में। आप जानते हैं सितंबर अक्टूबर के महीने में हमारा एनआरए सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। इसके पहले मैंने 10th का और 12th का ग्रेजुएशन लेवल का पेपर डिस्कस कर लिया, तो काफ़ी सारे प्रश्न हैं जिनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो भी मैंने आपके लिए यहाँ पर ऐड किए हैं। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और जो भी नया विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे अपकमिंग क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि आज शाम को 4 बजे मेरी जो क्लास होने वाली है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं नॉर्थ अमेरिका जो हमारा महाद्वीप है, जो कि वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है नॉर्थ अमेरिका, उसके बारे में आज मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाली हूँ आज शाम की क्लास 4 बजे। और रही पीडीएफ की बात, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी, तो उस डिस्क्रिप्शन की लिंक के ज़रिए आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है ना। तो बिल्कुल आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। भारत माता की जय, राम राम, राधे राधे। और बिल्कुल हम क्लास की यहाँ पे शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के संदर्भ में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा क्या है? व्हाट इज द एफडीआई लिमिट इन केस ऑफ द असेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC? 49%, 74%, 20% या 100%? तो एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, विदेशी कंपनी आके भारत में इन्वेस्ट कर सकती हैं। यहाँ पर बात हो रही है ARC के बारे में, मतलब असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। देखिए, मैंने बैंक से उधारी लिया, बैंक से लोन लिया, तो एक सीमा होती है, उस लिमिट के अंदर आपको बैंक का लोन रिटर्न करना होता है। अच्छा, जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो कुछ ना कुछ अपनी संपत्ति, कुछ ना कुछ अपने असेट्स को क्या करते हैं वहाँ पर एज आप कह सकते हो, हम वहाँ पे प्रूफ या एज अ जो भी है हम उसको रखवाते हैं, है ना, प्रूफ आप वहाँ पर रखते हैं। तो मैंने लोन लिया बैंक से और मैं लोन नहीं दे पाई, तो अब कंपनी क्या करेगी, बैंक क्या करेगी, मुझे नोटिस भेजेगी। नोटिस भेजने के बाद भी मैं बैंक का लोन नहीं चुका पाई, तो क्या करेगी बैंक, मेरी जो प्रॉपर्टी है उसको अपने अंडर में ले लेगी और उसका क्या करेगी, उसको नीलाम कर देगी। तो नीलामी करने के बाद क्या होता है, उस असेट्स को रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज में एफडीआई लिमिट कितनी है, आपको आंसर करना है चैट सेक्शन में। बात क्लियर हो गई है किस बारे में बात हो रही है? तो बिल्कुल 100% एफडीआई गवर्नमेंट ने यहाँ पर कर दी है, तो सही आंसर हो जाएगा 100%। बात क्लियर है। आइए अगला प्रश्न हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द ओनरशिप राइट्स ऑफ अ कंपनी रिमेन। एक कंपनी के स्वामित्व का अधिकार किसके पास होता है? मेरी एक कंपनी है और मेरे पास प्रॉपर फंड नहीं था, तो मैंने 2 3 4 इन्वेस्टर से मिलके, सभी लोगों से मिलके हमने क्या की है, कंपनी परचेज की है, कंपनी ओन की है, कंपनी रन करते हैं। सभी लोगों के शेयर होल्डर अलग अलग होते हैं, तो सभी लोगों का शेयर अलग अलग है, सभी लोगों का प्रॉफिट अलग अलग है, जिसके शेयर ज़्यादा उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि द ओनरशिप राइट्स ऑफ अ कंपनी रिमेन विद कंपनी डायरेक्टर, कंपनी के निर्देशक के पास रहता है, विद इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर धारकों के पास होता है, विद डिवेंचर्स होल्डर, ऋण पत्र धारकों के पास होता है, विद द गवर्नमेंट, सरकार के पास होता है। मेरी कंपनी के राइट्स किसके पास होंगे? तो जिन जिन लोगों से मैंने शेयर्स लिए हैं, जिन जिन लोगों ने वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन किया है असेट्स के लिए, हमारी कंपनी को बनाने के लिए जिन जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन है, तो शेयर्स भी उनके ही होंगे और इक्विटी भी उन सभी लोगों की होगी। बात क्लियर हो पा रही है आप लोगों को? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विद इक्विटी शेयर होल्डर। द ओनरशिप राइट्स ऑफ अ कंपनी रिमेन विद इक्विटी शेयर होल्डर। बात क्लियर है? तो ये आपका इकोनॉमी से रिलेटेड एक छोटा सा प्रश्न था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर है? चलिए आगे की बात हम कर लेते हैं। 1 सेकेंड, हाँ, जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे आप। बिल्कुल सभी लोग नमस्ते, राधे राधे, जुड़ चुके हैं सभी लोग हमारे साथ। अगली बात हम कर लेते हैं। कमर्शियल पेपर इज अ मनी मार्केट सिक्योरिटी विच इज इशूड इन द फॉर्म ऑफ। वाणिज्य पत्र एक मुद्रा बाजार प्रतिभूति है जो खालिस्तान के रूप में जारी की जाती है। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ड्राफ्ट या बॉन्ड्स। कमर्शियल पेपर इज अ मनी मार्केट सिक्योरिटी। देखिए, 2 प्रकार के मार्केट होते हैं, एक मनी मार्केट होता है और एक कैपिटल मार्केट होता है। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, एक बार फिर से आपको बताती हूँ। तो मनी मार्केट को कंट्रोल करने का काम आरबीआई करता है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। जबकि शेयर मार्केट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। सेबी के जो अध्यक्ष हैं या चेयरमैन है या डायरेक्टर है वो अजय त्यागी जी हैं। बात क्लियर है? तो मनी मार्केट की जो सिक्योरिटी कमर्शियल पेपर में इशूड होती है वो किस फॉर्म में होती है? बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ड्राफ्ट या बॉन्ड। तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आप लोगों का आ चुका है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, प्रॉमिसरी नोट्स।
अब प्रॉमिसरी नोट्स क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नदीम जी मुझसे बोल रहे हैं कि मुझे पैसे की ज़रूरत है और मैं आपको 1 महीने के बाद पैसा लौटा दूंगा। अब मैं कह रही हूँ नदीम, मैं तो आपसे यूट्यूब पे मिलती हूँ, आप बताओ कैसे मुझे पैसा लौटाओगे, कैसा क्या। तो उन्होंने बोला कि मैडम मैं आपको प्रॉमिसरी नोट देता हूँ, उस पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस दिनांक तक इस डेट तक आपका पैसा लौटा दूंगा। अगर मैं पैसा नहीं लौटाता हूँ तो आप मेरे बैंक जाना, मेरा बैंक अकाउंट नंबर इसमें मेंशन है, आप वहाँ से पैसा ले लेना। तो बिल्कुल इस तरीके से प्रॉमिसरी नोट इश्यूज किए जाते हैं। ठीक है। अब promissory note is a financial instrument that contain a written promise by one party to the pay another party। नदीम ने मुझे प्रॉमिस करा है कि इस डेट तक वो मुझे पैसा दे देगा। बात क्लियर है। तो ये आंसर था प्रॉमिसरी नोट। अगला प्रश्न हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, द टर्म पॉलिटिक्स वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। ये जो पॉलिटिक्स मतलब राजनीति शब्द है, आजकल हालांकि मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, चुनाव भी हो रहा है 5-5 स्टेट्स में। तो ये पॉलिटिक्स जो वर्ड है सबसे पहले किसके द्वारा उपयोग किया गया था? ऑप्शंस आर प्लूटो, जॉन लॉक, अरस्तु या फिर सुकरात। जबकि एक बुक भी है कौटिल्य की अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र बुक है वो भी पॉलिटिक्स से संबंधित है। ये मत समझिए कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी है तो वो इकोनॉमी से रिलेटेड होगी, नहीं। कौटिल्य मतलब चाणक्य, चाणक्य का ओरिजिनल नेम है विष्णुगुप्त, और उनकी जो पुस्तक है वो कौन सी है? अर्थशास्त्र है, जो कि राजनीति से संबंधित है। मौर्य काल की जो भी समस्त घटनाएं थी राजनीति से रिलेटेड, व्यवस्थाओं से रिलेटेड, वो सब आपकी कौटिल्य की अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है। तो बिल्कुल पॉलिटिक्स जो शब्द है वो सबसे पहले किसने उपयोग किया था? अरस्तु। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी भी हम अरस्तु को कहते हैं। अगला है द बुक गोखले माई पॉलिटिकल गुरु वॉज रिटन बाय। पुस्तक है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये किसके द्वारा लिखित है? शौकत अली, नेल्सन मंडेला, जिनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आई होप आप लोग इसका आंसर दे देंगे। क्यों आसान प्रश्न है? क्योंकि गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु हैं? महात्मा गांधी के हैं। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं तो सबसे पहले वो गोखले जी से मुलाकात करते हैं और गोखले जी उनको सलाह देते हैं कि आप पूरे भारत को घूमिए, पूरे भारत का भ्रमण कीजिए, लोगों की समस्याओं को समझिए, तभी आप इसका निदान निकाल पाएंगे। तो बिल्कुल पॉलिटिकल गुरु जो है गांधी जी के वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो ये पुस्तक भी कौन लिखेगा? ऑब्वियसली महात्मा गांधी लिखेंगे। ठीक है। अभी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था कि महात्मा गांधी की माता का नाम क्या है, तो पुतलीबाई इनकी माता का नाम है, जबकि इनकी वाइफ का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी है। ठीक है। तो गोखले माय पॉलिटिकल गुरु किसकी पुस्तक हो गई? महात्मा गांधी की पुस्तक हो गई। ठीक है। अगली बात कर लेते हैं। नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को, 2 जून को, 5 जनवरी को या 28 फरवरी को? बहुत ही आसान प्रश्न। एक क्वेश्चन डेट से आते हैं तो इंपॉर्टेंट डे की एक लिस्ट बना लेंगे आप लोग और सारे डेट्स को बार बार रिवाइज करेंगे। तो बिल्कुल हम जानते हैं एक बहुत ही प्यारे साइंटिस्ट थे हमारे सीवी रमन, जिन्होंने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी 1930 में, 1930 में उनको रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, दिया गया था। तो बिल्कुल 28 फरवरी को सीवी रमन ने रमन इफेक्ट के बारे में बताया था और इसी 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मतलब नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 28 फेब। बात क्लियर हो गई? अगर बातें क्लियर हो रही हैं, आपको लग रहा है कि सीआरटी अपकमिंग जो सीईटी एग्जाम है, एनआरए एग्जाम है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें यूजफुल होने वाली, तो एक बार लिंक को शेयर ज़रूर कर देंगे। और जो पहली बार जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि आज शाम को 4 बजे यूपीएसआई का पेपर हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी का भी पेपर हो, मैं आपको नेशनल जो हमारी नॉर्थ अमेरिका है, जो हमारे नॉर्थ अमेरिका उत्तर अमेरिका है, उस कॉन्टिनेंट के बारे में सारी डिटेल, कौन सी लेक्स है, नदियां हैं, कौन सी खदानें हैं, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वो सारी बातें आज आपको मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ से हाइड हो जाती हूँ। हु फिक्स द रेपो रेट इन इंडिया? रेपो रेट को फिक्स करने का काम भारत में कौन करता है? डब्ल्यूटीओ, जिसको हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कौन है जो रेपो रेट को निर्धारित करता है? तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर
इन सब चीज़ें जो है ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आती हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो मौद्रिक नीतियों के अंतर्गत आती हैं। और मौद्रिक नीति बनाने का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, आरबीआई करता है। तो बिल्कुल रेपो रेट का निर्धारण भी कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा, आरबीआई करेगा। आरबीआई जो है वो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, एक संवैधानिक निकाय है। क्यों? क्योंकि एक वैधानिक निकाय है, ये स्टैच्यूटरी बॉडी है क्योंकि इसकी स्थापना एक एक्ट के जरिए हुई है। आरबीआई एक्ट 1934 में पास हुआ था, जिसके अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इसका हेड ऑफिस कलकत्ता में बनाया गया था, पर 1937 में इसका हेड ऑफिस कलकत्ता से मुंबई ट्रांसफर कर दिया। तो वर्तमान में आरबीआई का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। इतनी चीज़ें आपको आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए। अब जिनको नहीं पता कि रेपो रेट क्या होती है तो देख लेते हैं। जैसे कि मैं बैंक हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत है, और यहाँ पर आप लोग आरबीआई हैं, ठीक है। तो मुझे अगर पैसों की ज़रूरत है तो मैं किसके पास जाऊंगी? उधार लेने के लिए जाऊंगी आरबीआई के पास। तो आरबीआई जब मुझे लोन देगा, आरबीआई जब मुझे उधार देगा, तो कुछ ना कुछ मुझसे ब्याज लेगा, कुछ ना कुछ मुझसे इंटरेस्ट लेगा। तो वही होता है आपका रेपो रेट। तो जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को उधार देती है, जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई बैंकों को उधार देती है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट डिसाइड करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है। बातें क्लियर हो गई यहाँ तक? ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का एक घटक नहीं है? द गोल्ड स्टॉक ऑफ आरबीआई, आरबीआई जो सोना रखती है उसका भंडार। एसडीआर होल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। फॉरेन एक्सचेंज असेट्स ऑफ द आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा संपत्ति। या फॉरेन एक्सचेंज असेट्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की विदेशी मुद्रा संपत्ति। इनमें से कौन सा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का हिस्सा नहीं है? अब भारत, जैसे कि लोग बातें करते हैं कि यार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो करेंसी छाप सकता है, नोट छाप सकता है, सब लोगों को नोट बांट देना चाहिए, गरीबी हटा देना चाहिए, इस तरीके से लोग उल फिजूल बातें करते हैं। तो देखिए, आरबीआई ऐसा कभी भी कुछ भी नोट नहीं करेंसी प्रिंट कर सकता। जितना हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, उसी अनुपात में, उसी रेशियो में जो है वो आरबीआई नोट प्रिंट करती है। ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या बैंक रखती है, आरबीआई रखती है, या तो वो गोल्ड के फॉर्म में रख सकती है, या तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के फॉर्म में रख सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है 1, 2 और 3 के फॉर्म में गवर्नमेंट जो है, आरबीआई जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रख सकती है। लेकिन ऑप्शन 4 जो है वो गलत है। ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज असेट्स ऑफ गवर्नमेंट के फॉर्म में फॉरेन एक्सचेंज को नहीं रखती है आरबीआई। ठीक है, चलो अगली बात कर लेते हैं हम। इतनी बातें हमें क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल, अगर किसी निकाय का या पिंड का वेग दुगना हो जाता है तो क्या होगा? इट्स मोमेंटम इज डबल, संवेग भी दुगना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, या फिर इसका एक्सेलरेशन मतलब त्वरण दुगना हो जाएगा। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, वेलोसिटी को डबल कर रहे हैं, वेलोसिटी को आप क्या कर रहे हो? दुगना कर रहे हो, तो क्या होगा? तो बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे मोमेंटम की अगर बात करूँ मैं, मोमेंटम मतलब होता है संवेग। मोमेंटम मतलब क्या होता है बेटा? संवेग। P इज इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे बात हो रही है कि वेलोसिटी को डबल कर दो तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि वेलोसिटी को डबल करने पे मोमेंटम डबल हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, तो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। अगर वेलोसिटी को डबल आपने यहाँ पे कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। बात क्लियर है ना? काइनेटिक एनर्जी 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी, ना कि डबल होगी। बात क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और यहाँ पर वेलोसिटी का कोई भी लेना देना नहीं है। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगर आप वेलोसिटी को डबल करोगे तो उसका मोमेंटम भी डबल हो जाएगा। फॉर्मूला याद रख सकते हैं, P इज इक्वल टू mv, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। बात क्लियर है? द्रव्यमान गुणित वेग संवेग कहलाता है। संवेग जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक सदिश राशि होती है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बल। बल के बारे में, फोर्स के बारे में हमें न्यूटन साहब ने बताया था, इसलिए इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन है।
फोर्स क्या है? मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, लोड एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है, मास एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है, या फिर वेट एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। फोर्स क्या होता है? तो हम सभी न्यूटन का सेकेंड लॉ जानते हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू ma। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट? द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फोर्स जो होता है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक सदिश राशि होती है। तो ये भी याद रखेंगे कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। तो F इज इक्वल टू ma याद रह जाएगा। बहुत आसान है, न्यूटन का सेकेंड लॉ भी है ये, न्यूटन का सेकेंड लॉ है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ हमारे पास, एक बार इंग्लिश में देखते हैं इस प्रश्न को, फिर हिंदी में भी देखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह है जिसको हम प्रेएम्बल कहते हैं, जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं। तो आपकी प्रस्तावना के अकॉर्डिंग आपको इन शब्दों को सही क्रम में जमाना है। शब्दों को देख लीजिए एक बार आप इंग्लिश में, फिर मैं शब्दों को हिंदी में भी बता देती हूँ। सोबिनियर, सोशलिस्ट, सेकुलर डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक, और यहाँ पर भी कुछ कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए हैं। सोशलिस्ट, सोबिनियर, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोशलिस्ट, सोबिनियर, सेकुलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक। सोशलिस्ट, सेकुलर, सोबिनियर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। देख लिया। हिंदी में देखते हैं। हमारे संविधान के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में जमाना है। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। समाजवादी, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। समाजवादी, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य, जनतंत्रक। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो कौन सा क्रम यहाँ पर सही है? तो प्रियम्बल को याद कीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का कोशिश करेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। प्रियम्बल भारत की प्रस्तावना से उल्लेखित है ये। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी शब्द जो है वो भारत के संविधान में हमने 42वें नंबर का संविधान संशोधन किया था 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर, और ये समाजवादी शब्द को हमने वहां पर जोड़ा है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2020 का विषय क्या था? हर साल हम 21 मार्च को 21 मार्च को जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेट करते हैं। और जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेट हमने किया, उसके बाद हमने एक फॉरेस्ट रिपोर्ट भी जारी की जिसमें पता चला कि MP मध्य प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट वहाँ पर है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जंगल है। लेकिन अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम में 89% फॉरेस्ट जो है वो मिजोरम में है। तो इसका विषय क्या था? वन और जल, फॉरेस्ट एंड वाटर। वन और ऊर्जा, फॉरेस्ट एंड एनर्जी। वन और जैव विविधता, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। वन और जीवन, फॉरेस्ट एंड लाइफ। तो 2020 का जो सब्जेक्ट था वो क्या था? आंसर करना है आपको कमेंट सेक्शन में। और जो पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और जल्दी से लिंक को एक बार शेयर भी कर देंगे। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर वन और जैव विविधता, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी जो है वो 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज क्या है? 69 ईयर, 62, 65 या 70 ईयर्स। 69 साल, 62 साल, 65 साल या 70 साल। तो पहले इसकी एज 60 साल हुआ करती थी, लेकिन 15वें नंबर का संविधान संशोधन, 15th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया गया, और हाई कोर्ट के जो जजेस की रिटायरमेंट की एज थी वो बढ़ा दी गई। तो कितना बढ़ा दी गई? 2 साल बढ़ा दी गई। मतलब 60 + 2 = 62। तो कितना कर दिया गया? 62 साल कर दी। भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट काम कर रहे हैं, ये भी याद रखना है। 25 हाई कोर्ट वर्तमान में भारत में काम कर रहे हैं। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट विजरी ऑफ इंडिया। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो देखिए, मैं कई बार इसको समझा चुकी हूँ, एक बार आपको वापस से समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले हम 1757 से बात करते हैं, जब प्लासी का बैटल होता है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो होते हैं वो बंगाल के गवर्नर होते हैं। 1757 में प्लासी का बैटल होता है। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है। फिर बंगाल का जो गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो है वो वॉरेन हेस्टिंग है। कब हुआ ये? 1772 में हुआ। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, और वॉरेन हेस्टिंग थे वो पहले व्यक्ति। फिर हमने क्या किया, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहने लगे। क्या कहने लगे हम उसको? भारत का गवर्नर जनरल। और पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ठीक है,
तो भारत का गवर्नर जनरल हो गया। अब देखिए हो क्या गया, 1857 की क्रांति हो गई, 1857 का रिवॉल्ट हो गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के हाथों से सारा का सारा कंट्रोल ले लिया और किसको दे दिया, क्राउन को दे दिया, प्रिंसेस को दे दिया, रानी को दे दिया। और जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनको हम भारत का वायसराय कहने लगे। तो बिल्कुल भारत के पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बातें क्लियर है आपको, इसी सीक्वेंस पे याद रखना, पहले बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल और फिर भारत का वायसराय। और फिर जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया उस समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर थे और फिर उसके बाद हमने धीरे से क्या किया, गवर्नर का पद ही खत्म कर दिया। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। बातें क्लियर हो रही हैं यहाँ तक? बहुत अच्छा प्रश्न है ये हिस्ट्री का, बहुत सारे टॉप यहाँ से आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका थी जो गद्दी पे बैठी थी, दिल्ली सल्तनत की गद्दी में बैठने वाली पहली मुस्लिम शासिका दिल्ली सल्तनत में बैठी थी रजिया सुल्तान। तो बिल्कुल रजिया सुल्तान जो है वो इल्तमश की बेटी थी। तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तमश गद्दी में बैठे थे। इल्तमश को गुलाम का भी गुलाम कहा जाता है। एक्चुअल फाउंडर जो है वो दिल्ली सल्तनत के इल्तमश को माना जाता है और इल्तमश की बेटी ही कौन थी, रजिया सुल्तान थी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर इल्तमश। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। द गैस विच कम्स आउट ऑन ओपनिंग अ सोडा वाटर बॉटल। जब हम जैसे कि कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक को बहुत ज़ोर से हिलाते हो तो बबल्स निकलते हैं ना, तो वो कौन सी गैस होती है, यहाँ पर ये पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो हम सभी जानते हैं सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है, हैवी गैस है, इसलिए अग्निशामन में जो आग बुझाने का काम करते हैं वो उनमें भी हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इनफैक्ट जब आप पानी में इनो को डालते हो तो भी गैस निकलती है ना, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्हेन वाज द पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट पास्ड। पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम कब पारित किया गया था? 1850 में, 1895, 1900 या 1905। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा पंजाब के रिस्पेक्ट में? तो 1900 में पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम को पारित किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1900। अगला प्रश्न है, फिर से मुझे हाइड होना पड़ेगा। Who among the following was the responsible for the founding of Anglo Mohammedan Oriental College? एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अल्ताफ हुसैन ने, मोहम्मद इकबाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। सर सैयद अहमद खान या यूसुफ अली। किसने एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? तो हम सभी जानते हैं इसका प्रश्न का आंसर, बिल्कुल बहुत आसान सा प्रश्न है। सर सैयद अहमद खान, इन्होंने इस विश्वविद्यालय ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी 1875 में, 1875 में। ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर है तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर भी करते चले जाएंगे। अगला है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द 2020 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? 116, 94, 105 या 117। तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? 94 थी। टोटल 107 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन था और भारत की रैंकिंग जो है वो 94 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम यहाँ पे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 19 to 22, आर्टिकल 25 से 28 या आर्टिकल 29 से 30। ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। हम जानते हैं हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है, लेकिन जब संविधान बना था तो हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। फंडामेंटल राइट को हमने यूएसए से लिया है, अमेरिका से लिया है। हमारा जो 7वें नंबर का फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल नंबर 31 में था।
संपत्ति का अधिकार, इसको हमने हटा के आर्टिकल 300A में लिख दिया है। अब वो हमारा लीगल राइट बन चुका है। और यहाँ पर बात हो रही है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की, माइनॉरिटीज़ के बारे में बातें हो रही हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के बारे में बात हो रही है। और ये डिफाइन है, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का आर्टिकल 29 और 30 में। कहाँ पर डिफाइन है? आर्टिकल 29 और 30 में। क्या कहते हैं अनुच्छेद 29 और 30? अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाएगा, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी कर सकते हैं, और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार। तो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है कि वो अपने इंस्टीट्यूट को सेटअप कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को वो बनाए रख सकते हैं, अपने धर्म को मानने की उनको फ्रीडम है। सभी अल्पसंख्यक चाहे वो धर्म पर या भाषा के आधार पर, उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन पर काम करने का अधिकार होगा। तो ये आर्टिकल में बातें की गई हैं 29 और 30। ये भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, जिनका अगर उल्लंघन होता है, कोई हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो यूजिंग आर्टिकल नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट का काम होगा कि वो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। आर्टिकल 32। हाई कोर्ट भी जा सकते हो, लेकिन आर्टिकल वहाँ पर चेंज हो जाएगा 226। तो आर्टिकल 226 से आप हाई कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 32 से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और ये जो है वो आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे अगर कोई भी व्यक्ति आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, हनन करता है, आपको पब्लिक प्लेसेस में जाने से रोकता है, आपको फ्रीडम छीनता है, आपका कोई भी ऐसा मौलिक अधिकार का हनन होता है, उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, बोडो और डोगरी को 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 91, 92, 81 या 85। तो देखिए कि भारत के संविधान की अनुसूची नंबर 8, शेड्यूल नंबर 8 लैंग्वेजेस, भाषाओं के बारे में है। इसमें टोटल अभी 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं यहाँ पे? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो हमने 92वें नंबर का संविधान संशोधन करके 4 भाषाएं जोड़ी थी, जिनको हम बोलते हैं DBMS। ये DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है बेटा, ये DBMS है डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। तो 92वें नंबर का संविधान संशोधन करके हमने अपनी 8वीं अनुसूची में इन 4 भाषाओं को जोड़ा था, DBMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो याद रखिएगा ये चारों भाषाएं जो कि 92वें नंबर के संविधान संशोधन से 8वीं अनुसूची में जोड़ी थी। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? टोटल 22 है, 22 भाषाएं वहां पर हैं। ठीक, क्लियर है। सबसे पहली कौन सी भाषा जोड़ी थी? तो 21वें नंबर का संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा को जोड़ा था, सिंधी लैंग्वेज को हमने जोड़ा था, क्योंकि जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो 8वीं अनुसूची में केवल और केवल 14 भाषाएं थी, और अभी कितनी है? अभी 22 है। मतलब समय समय पे अमेंडमेंट हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। तो 21वें नंबर का संविधान संशोधन से सिंधी भाषा जोड़ी, जबकि 92वें नंबर के संविधान संशोधन से आपने 4 भाषाएं जोड़ी, DBMS, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। चलो अगली बात कर लेते हैं। 2003 में 92वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया था। अगला है, ब्लैंक लॉन्च्ड पथश्री अभियान स्कीम फॉर द रोड रिपेयर। हमारे रोड देखी होंगी, कितने गड्ढे वड्ढे होते हैं, उनकी रिपेयरिंग होना ज़रूरी है। तो उन रोड्स की रिपेयरिंग करने के लिए पथश्री अभियान किस स्टेट्स के द्वारा लॉन्च किए गए? असम, केरला, वेस्ट बंगाल या फिर गुजरात? ठीक है, जल्दी से जब तक आप लोग आंसर कर रहे हो तो इन चारों स्टेट के बारे में एक एक बात मैं बता देती हूँ। मानस नेशनल पार्क जो कि एलिफेंट रिजर्व है, असम में है। कथक डांस फॉर्म जो कथकली जो डांस फॉर्म है वो केरला का है। साथ ही साथ बिम्बनाड जेल लेक जो है वो भी केरला में है। पेरियार नदी भी केरला में बहती है। गुजरात, सरदार सरोवर डैम गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, और नलवर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी गुजरात में है। वेस्ट बंगाल में अगर बात करें तो सुंदरवन डेल्टा है वहाँ पे। वेस्ट बंगाल में हुगली नदी कलकत्ता के किनारे, कलकत्ता जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। और बुक्सा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। अब आंसर आपको करना है, तो बिल्कुल पथश्री अभियान जो है वो पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल में हाल ही में चुनाव भी होने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो देखिए, पहले हमारा जो पूरा भारत था वो प्रशासनिक आधार पर बटा हुआ था, भाषा के आधार पर नहीं था। तो लगातार प्रोटेस्ट चल रहे थे और बहुत सारी कमेटी बनाई जा रही थी कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। इसके अंतर्गत एक कमेटी बनाई गई जिसका काम है फजल अली कमेटी।
क्या नाम है इसका? फजल अली आयोग या फजल अली कमेटी। तो फजल अली कमेटी का संबंध जो है वो राज्यों के पुनर्गठन से है। इसके अलावा JBL कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और वल्लभ भाई पटेल, JPV कमेटी भी जो है वो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। तो फजल अली आयोग के कहने पर 1956 में भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बना वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसरो वॉज स्टेबलाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? इसरो की स्थापना कब की गई? 1969, 1963, 1942 या 1949? बहुत आसान प्रश्न है। इसरो का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है। के सिवान वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। इसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो के अपकमिंग मिशन जो है वो गगनयान है और आदित्य L1 है। इसके अलावा वीनस मिशन भी इसरो लॉन्च करने वाला है। इसरो के पास 3 प्रकार के लॉन्चिंग व्हीकल है, PSLV है, GSLV है और RSLV है। तो ये भी आप याद रखेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, आइए कुछ और बातें करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई? तो हम लोग आजकल माइक्रोसॉफ्ट के मोबाइल फ़ोन भी होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट हम लैपटॉप वगैरह भी यूज़ करते हैं। आपको बताना है कि इसकी स्थापना किसने की थी। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं और बिल्कुल इसकी स्थापना जब हमारे देश में इमरजेंसी लग रही थी तब वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हो रही थी, बिल्कुल 1975। 1975 में 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन DC में है। बात क्लियर हो गई इतनी? सभी लोगों को प्रश्नों के आंसर कमेंट सेक्शन में देने हैं और एक बार लिंक को शेयर ज़रूर कर देना। और जो पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ आज शाम को 4 बजे मैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में आपको बताने वाली हूँ। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। बस क्लास ज्वाइन करने से पहले एक ब्लैंक मैप, 2-2 रुपये के मैप आते हैं मार्केट में, तो एक ब्लैंक मैप ज़रूर लेके बैठिएगा। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा या फिर वेस्ट बंगाल? तो देखिए, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। RRB NTPC में भी पूछा गया था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाते हैं। तो बिल्कुल आप लोग इसका आंसर डेफिनेटली जानते होंगे। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल हम कहाँ पे मनाते हैं? तो बिल्कुल नागालैंड में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। जबकि मुखौटा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। मुखौटा अरुणाचल प्रदेश में है और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में है। ठीक है, अगली बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू झील जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। हालांकि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है, लेकिन कोलेरू झील का भी एक नंबर आता है। ये किस राज्य में है? कोलेरू झील जो है वो रामसर साइट का हिस्सा है। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कोलेरू लेक है। ठीक है, भारत में टोटल 42 रामसर साइट्स हैं। रामसर कन्वेक्शन जो है वो 1971 में ईरान में हुआ था। ठीक है, आपको बताना है कोलेरू लेक कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, मणिपुर या फिर राजस्थान? बहुत आसान सा प्रश्न है ये तो, है ना? तो बिल्कुल आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? ऑन विच रिवर इज द पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट बीइंग बिल्ट? सोन जो कि गंगा की सहायक नदी है, तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से महाराष्ट्र से निकलती है, और कावेरी जो है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। इसको सदा नीरा के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है पोलावरम प्रोजेक्ट किस नदी पर है? तो बिल्कुल कृष्णा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो कि है तुंगभद्रा नदी पर जो है वो पोलावरम परियोजना काम कर रही थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा। नेक्स्ट है, किस देश ने 2019 सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी का खिताब जीता था? विच कंट्री वॉन द 2019 सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी? तो सबसे पहली बात तो ये है कि सुल्तान अजलन शाह कप जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हॉकी की फील्ड में दिया जाता है। अब आपको बताना है किसने जीता? साउथ कोरिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर हमारा प्यारा भारत, इंडिया? चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सुल्तान अजलन शाह कप जो है वो मलेशिया में आयोजित किया गया।
हर साल ये आयोजित किया जाता है। एक हॉकी कप है। सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप का आयोजन हर साल मलेशिया में होता है और सबसे ज़्यादा बार, लगभग 10 बार जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताब को जीता है। लेकिन 2019 का विजेता कौन है? दक्षिण कोरिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? साउथ कोरिया हो जाएगा। तो सही आंसर क्या है? साउथ कोरिया है। हेल्ड कहाँ हुआ, कहाँ पर आयोजित हुआ? तो मलेशिया में आयोजित हुआ। अगला है, किस राज्य में पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ है? टू विच स्टेट डज द ट्रेडिशनल फोक डांस गोटीपुआ बिलोंग? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार या फिर छत्तीसगढ़? चलिए आंसर करेंगे। कहाँ पर गोटीपुआ फेस्टिवल मनाया जाता है? वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में या छत्तीसगढ़ में? तो सभी राज्यों के डांस फॉर्म, फोक डांस, ये सब आपको पता होने चाहिए। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो बनाया है, तो आप उसे देख सकते हैं हमारे महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाके, ठीक है। तो बिल्कुल फोक डांस जो है वो गोटीपुआ कहाँ से संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है। जो हमारा पुरी टेम्पल है जगन्नाथपुरी, तो जगन्नाथपुरी भगवान कृष्ण को समर्पित है और वहीं पर यंग जो बॉय और गर्ल्स होती हैं उनके द्वारा उड़ीसा में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, गोटीपुआ फेस्टिवल। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल? ग्रेस म्यूरी हूपर, जॉन एम सी कार्थी, गाइडो वैन रॉसम या फिर ब्रेंडन ईच? किसके द्वारा कोबोल का निर्माण किया गया? क्योंकि आप जानते हैं कि कंप्यूटर की बहुत सारी भाषाएं हैं। सी है, C++ है, जावा है, ओरेकल है, पाइथन है, इसके अलावा कोबोल है, डॉस है, बहुत सारी भाषाएं कंप्यूटर समझता है। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किसने किया। तो बिल्कुल सही आंसर आ चुका है हमारे सामने, डिजाइन बाय द ग्रेस हूपर। ग्रेस हूपर ने इस भाषा का आविष्कार किया था। कोबोल का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो कोबोल का फुल फॉर्म याद रखेंगे, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का फुल फॉर्म क्या हो गया? एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल का फुल फॉर्म है। जबकि अगर फॉर्टन की बात करें तो फॉर्टन का पूरा नाम होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो ये दोनों ही कंप्यूटर की भाषाएं हैं, इनको आपको याद रखना है इनके फुल फॉर्म के साथ। ठीक। अगला प्रश्न है, किस सेना ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को टक्कर दी थी? विच एम्पायर आर्मी डिड महाराणा प्रताप फाइट इन द बैटल ऑफ द हल्दी घाटी? बहुत ही फेमस युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। महमूद शाह, हुमायूं, इब्राहिम लोदी या फिर अकबर? किस किस के बीच में महाराणा प्रताप और किसके बीच में हल्दी घाटी का बैटल हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? चलिए कमेंट सेक्शन में बताएंगे हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। मोहम्मद शाह, हुमायूं, इब्राहिम लोदी या फिर अकबर? तो देखिए, अगर बैटल ऑफ हल्दी घाटी की बात करें तो ये लड़ाई जो है वो 18 जून को होती है 1576 में, 1576 में। ये लड़ाई जो है वो हमारे महाराणा प्रताप के बीच में होती है और मुगल एम्पायर का जो शासक है अकबर, उसके बीच में होती है। अकबर की सेना का जो नेतृत्व है वो मानसिक कर रहे होते हैं। तो याद रखना है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। अकबर की सेना का नेतृत्व जो है वो आपके मानसिंह कर रहे थे। मानसिंह जो है वो हरकाबाई से संबंधित है, हरकाबाई जिनको आप जोधा के नाम से जानते हैं, जो कि अकबर की वाइफ थी। ये युद्ध जो है वो 1576 में होता है, 1576 में होता है। इसके अलावा अकबर ने एक और युद्ध लड़ा था, अकबर ने एक और युद्ध लड़ा था 1556 में, जिसको आप बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं, पानीपत की सेकेंड बैटल। तो ये जो है वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं कि अकबर ने महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और अकबर ने हेमू के साथ पानीपत का सेकेंड लड़ाई लड़ी 1556 में। ठीक है। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कराया था। अकबर ने दिन्ने लाही धर्म की शुरुआत की थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनवाया। अकबर ने बुलंदशहर का स्थापना की। इतनी बातें आपको याद रखनी है अकबर के बारे में। बात क्लियर है? चलो अगला बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि ओमान के लेखक जोका अलहार्थी, नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस है जोका अलहार्थी, को 2019 में मेन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार दिया गया था। आपको बताना है कि किस पुस्तक के लिए उनको ये पुरस्कार मिला। तो पहला करंट अफेयर्स या पहला स्टैटिक पॉइंट तो यही बन गया कि 2019 का मेन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसे दिया गया? तो जोका अलहार्थी को दिया गया। अब आपको बताना है कि इसकी पुस्तक क्या है। ये ओमान की लेखिका है, पहली चीज। दूसरा, सेलेस्टियल बॉडीज, मिल्कमेन, द पाइन आइलैंड या फिर द ईयर।
किस पुस्तक के लिए इनको 2019 का मेन बुकर प्राइज़ दिया गया? तो बिल्कुल सही आंसर देंगे आप इसका। वेरी गुड, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सेलेस्ट्रियल बॉडी। ठीक है, अगर थोड़ा सा इस पुरस्कार के बारे में बात करें तो 1969 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर की फील्ड में ये लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ माना जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो 1969 में दिया गया मान बुकर या मेन बुकर प्राइज़ है। ठीक है, बुकर कंपनी और ब्रिटिश प्रकाशन संघ द्वारा संयुक्त रूप से हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके अंतर्गत 60,000 पाउंड की राशि दी जाती है। और पहले व्यक्ति जिनको मेन बुकर प्राइज मिला वो क्या थे? इस्माइल कादरे थे। और सेलेस्टियल बॉडी के लिए जोखा अलाहर्ती को 2019 का मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया गया। बातें क्लियर है? इतनी बातें आपको इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होनी चाहिए। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार। बात क्लियर है? अच्छा, भारत के लोगों को मिला क्या ये प्राइज़? हाँ बिल्कुल, भारत के लोगों को भी ये प्राइज़ मिला है। इसके लिए एक बहुत छोटी सी और बहुत प्यारी सी ट्रिक है, आप याद रखेंगे। 20 अका, 20 टका का है। जब अपन कांदा खरीदने गए, बटाटा खरीदने गए, आलू भटर खरीदने गए, कहते कितने का है? वो बोलते 20 टका का है। तो 20 टका से याद रख लो आप 20 अका। 20 अका। तो बी से बी एस नायपाल, सा से सलमान रश्दी, ए से अरुंधति रॉय, के से किरण देसाई और ए से अरविंद अडीगा। इन 5 व्यक्तियों को मेन बुकर प्राइज मिला है। अच्छा, किस किस पुस्तकों के लिए मिला है? तो बी एस नायपाल को 1971 में इन अ फ्री स्टेट के लिए, सलमान रश्दी को 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए, अरुंधति रॉय को 1997 में द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स के लिए, किरण देसाई को 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ द लॉस और अरविंद अडीगा को 2008 में द वाइट टाइगर। ठीक है, ये पुस्तकों के नाम याद रखने हैं। ये भारत के व्यक्ति हैं जिनको मेन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। बातें क्लियर हैं? ट्रिक के जरिए याद रख लीजिएगा, जैसा भी आपको लगे आप याद रखेंगे। ये है आपका छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एक्ट लाइक अ हार्मोन? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह काम करता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन बी? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसका आंसर आप चैट सेक्शन में देंगे। मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगी, मैं वेट करूंगी आप लोगों के आंसर का। अगर आपको आंसर नहीं बनता है तो बिल्कुल नेक्स्ट डे आप क्लास में पूछिएगा, मैं ज़रूर इसके बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा वेरी कंटिन्यूसली, वेरी होगी, बार बार इंक्रीज होगी, डायरेक्टली डिक्रीज हो जाएगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो कोई भी सर्किट होता है, कोई भी सर्किट होता है तो सर्किट में अगर बैटरी कनेक्टेड तो करंट फ्लो होती है। लेकिन अगर सर्किट शॉर्ट सर्किट होता है तो सडनली बहुत ज़्यादा अमाउंट की करंट वहाँ पर फ्लो होने लगती है। जैसे कि जंपर क्यों लगाते हैं? कि डायरेक्टली ज़्यादा अमाउंट की करंट फ्लो हो। तो बिल्कुल शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा इंक्रीज होती है हैवीली। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर है? तो एट द टाइम ऑफ द सर्किट द करंट इज सर्किट इंक्रीजेज हैवीली। बहुत अचानक से ये करंट बढ़ती है। द लिफ्ट ऑफ इन एयरप्लेन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? एक हवाई जहाज की लिफ्ट निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो हवाई जहाज जब उड़ता है तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? टॉरिसेली का थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या बर्नौली की इक्वेशन, बर्नौली थ्योरम। तो देखिए, अगर हम एयरप्लेन की बात करते हैं तो एयरप्लेन जो होते हैं वो बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बर्नौली की थ्योरम। बातें क्लियर है? तो ये आज के कुछ प्रश्न थे, है ना। अब हम कल मिलेंगे, साथ ही साथ आज शाम को 4 बजे हम मिलेंगे जहाँ पे हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में बात करेंगे। तो आप जुड़ना नहीं बोलेंगे आज शाम को 4 बजे। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू।